अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिशियन के चाकू के धार जब तेज होगी तो डैश जैसी दिखेगी। ऑप्शन ए एक मोटी रेखा, ऑप्शन बी एक अलग रेखा, ऑप्शन सी एक पतली रेखा, ऑप्शन डी एक कुंद रेखा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक पतली रेखा। जब इलेक्ट्रिशियन के चाकू की धार अच्छी तरह से तेज होती है तो वह देखने में बहुत पतली रेखा जैसी दिखाई देती है। अगर धार मोटी या कुंद हो तो वह मोटी और धुंधली रेखा जैसी दिखेगी। इसलिए तेज धार की पहचान पतली रेखा। अगला सवाल है कि एस सिरे और खुले जबड़े जो वाले समायोज्य स्पैनर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डबल एड स्पैनर, ऑप्शन डी मंकी रिंच, ऑप्शन सी रिंच स्पैनर, ऑप्शन डी सॉकेट बॉक्स स्पैनर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंकी रिंच। देखिए एस सिरे और खुले जबड़े यानी जो वाले समायोज्य स्पैनर को मुख्य रूप से क्रेसेंट रिंच या एडजस्टेबल रिंच भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आमतौर पर हिंदी में मंकी रेंज, शिफ्टिंग स्पैनर या शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि किस तरह की छेनी का उपयोग मुख्य भागों और स्लॉटों को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्लेट छेनी, ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज छेनी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी। धातु के मुख्य भाग कीवे और स्लोट को काटने के लिए मुख्य रूप से क्रॉस कट छेनी या कैप छेनी का उपयोग किया जाता है। इसकी संकीर्ण धार तंग और गहरे स्लोटों को सटीक रूप से काटने के लिए डिजाइन की गई है, जो कीवे जैसी जगहों के लिए आदर्श है। चीजल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो सवाल में पूछा गया था कि किस तरह की छेनी का उपयोग मुख्य भागों और स्लोटों को काटने के लिए किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। इसी तरह का होता है। इसका डायग्राम इस तरह से है, जो इस तरह से मार्केट में आपको मिलती है। अगला सवाल है कि दिखाए गए चित्र में सुरक्षा चिन्ह की कौन सी श्रेणी का प्रतिनिधित्व किया गया है। ऑप्शन ए निषेध संकेत, ऑप्शन बी अनिवार्य संकेत, ऑप्शन सी चेतावनी संकेत, ऑप्शन डी सूचना संकेत। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना संकेत। सूचना संकेत का उद्देश्य आवश्यक जानकारी, निर्देश या दिशा निर्देश प्रदान करना है, जो अक्सर नीली पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीकों के साथ आयताकार होते हैं। ये सड़क सुरक्षा, प्राथमिकता चिकित्सा, आपातकालीन निकास और कार्यस्थल में सुविधा खोजने में मदद करते हैं। उदाहरण में अस्पताल, पार्किंग या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के संकेत मिलते हैं, जो सीधे खतरे को नहीं बल्कि मार्ग या उपलब्धता को दर्शाते हैं। इसकी जो विशेषताएं और प्रकार हैं, आकार और रंग, ये आमतौर पर नीले रंग के बैकग्राउंड और सफेद प्रतीकों के साथ आयताकार में होते हैं। कुछ मामलों में ये सफेद बैकग्राउंड पर काले प्रतीकों के साथ भी होते हैं। सड़क और यातायात संकेत में ये चालकों को गंतव्य दिशा, स्थान और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचित करता है, जैसे पार्किंग, अस्पताल और खाना खाने का स्थान। सुरक्षा संकेत सेफ्टी साइन ये है कि कार्यस्थल में ये आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और सूचना बोर्डों को दर्शाते हैं। वाहन संकेतक वाहनों में लगे लाइट संकेत दिशा बतलाने या रुकने की सूचना देते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि क्या करना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए निषेध संकेत, ऑप्शन बी अनिवार्य संकेत, ऑप्शन सी चेतावनी संकेत, ऑप्शन डी सूचना संकेत। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिवार्य संकेत। अगला सवाल है यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है और बिजली से जलने के कारण गंभीर रक्त स्त्राव हो रहा है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया क्या है। ऑप्शन ए एक कपड़े से रक्त स्त्राव क्षेत्र को कवर करना, ऑप्शन बी घाव को दबाए, ऑप्शन सी घाव पर पट्टी लगाए, ऑप्शन डी चिकित्सीय उपचार के लिए भेजें। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घाव को दबाए। बिजली का झटका लगने पर बिजली से
जलने के कारण गंभीर रक्त स्त्राव होने पर तत्काल प्रक्रिया है कि घाव को दबाएं। इस स्थिति में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी साफ कपड़े, धुंध या पट्टी का उपयोग करके सीधे रक्त स्त्राव वाले स्थान पर जोर से दबाएं ताकि खून बहना रुक सके। सुरक्षा से पहले सुनिश्चित करें कि बिजली बंद कर दी गई है और पीड़ित अब विद्युत स्त्राव के संपर्क में नहीं है, ताकि आपको भी झटका न लगे। चिकित्सीय मदद इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस या चिकित्सा सहायता 102 या 108 पर कॉल करें। अगला सवाल है, कई कारक हैं जो बिजली के झटके का कारण बनते हैं। बिजली के झटके की गंभीरता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज का परिणाम अधिक होना। ऑप्शन बी करंट और संपर्क की अवधि का परिणाम। ऑप्शन सी निकाय के प्रतिरोध का परिणाम अधिक है। ऑप्शन डी सर्किट की लोड करंट का परिणाम। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिजली के झटके की गंभीरता का प्रमुख कारण करंट और संपर्क की अवधि का परिणाम है। शरीर से होकर बहने वाली विद्युत धारा की तीव्रता जितनी अधिक होगी, लंबे समय तक रहेगी, झटके का प्रभाव उतना ही घातक होगा। देखिए, मुख्य कारक जो नुकसान पहुंचता है करंट से, जितना ज्यादा समय उतनी अधिक गंभीर चोट लगेगी। यदि धारा दिल या दिमाग से होकर गुजरती है तो यह अधिक जानलेवा हो सकता है। अगला सवाल है कि द्रवित गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी श्रेणी का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? ऑप्शन ए फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन डी सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन डी हेलन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी अग्निशामक यंत्र। द्रवित गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास बी का अग्निशामक यंत्र का उपयोग होता है। जैसे द्रवित गैस में जैसे है एलपीजी, सीएनजी, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ये सभी ज्वलनशील तरल गैस की श्रेणी में आती है। ऐसी आग में पानी का प्रयोग करना खतरनाक होता है। इसे बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और ड्राई केमिकल पाउडर से। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सवाल में ऑप्शन में न कार्बन डाइऑक्साइड है, न ड्राई केमिकल पाउडर है। तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों लगाया? क्योंकि इससे भी सीटीसी से भी इस तरह की आग को बुझाया जाता था। ये कब बुझाया जाता था? ये बुझाया जाता था 1950 से पहले। क्यों बंद कर दिया गया? काफी खतरनाक और फ्यूजिन गैस बनाने के कारण इसे 1950 के बाद इन्हें बंद कर दिया गया। अगला सवाल है कि कृत्रिम पूर्ण निर्जीवन की कौन सी विधि पीड़ित के लिए उपयुक्त है जिसका मुंह कस कर बंद? ऑप्शन ए शेफर की विधि। ऑप्शन बी मुंह से मुंह की विधि। ऑप्शन सी नेल्सन विधि। ऑप्शन डी होलगन नेल्सन विधि। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेफर विधि। जब पीड़ित का मुंह कसकर बंद हो तब शेफर विधि या होलगर नेल्सन विधि का उपयोग होता है। दिए गए विकल्प में दोनों विकल्प सही है, लेकिन आमतौर पर इन संदर्भ में शेफर विधि एक सामान्य उत्तर होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए शेफर विधि क्या है। शेफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, जिससे उसकी छाती और पेट पर दबाव कम होता है और श्वास लेने में मदद मिलती है। साथ ही मुंह और नाक खुले रहते हैं। यह विधि तब तक उपयोगी है जब मुंह को खोला नहीं जा सकता। होलगर नेल्सन विधि भी इस तरह के मामलों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें भी हवा के प्रभाव के लिए शरीर की स्थिति का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि इस मामले में कृत्रिम पुनर्जीवन की किस विधि का पालन किया जाएगा जब पीड़ित का मुंह नहीं खुल रहा? ऑप्शन ए शेफर की विधि। ऑप्शन बी नेल्सन विधि। ऑप्शन सी मुंह से मुंह की विधि। ऑप्शन डी मुंह से नाक की विधि। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंह से नाक की विधि। कृत्रिम पुनर्जीवन की मुंह से नाक की विधि का पालन किया जाएगा जब पीड़ित का मुंह कसकर बंद हो, क्षतिग्रस्त हो या नहीं खुल रहा हो, तो हवा को नाक के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में पीड़ित के मुंह को बंद रखा जाता है। बचावकर्मी अपने मुंह से पीड़ित को नाक में हवा भरता है। अन्य विकल्प इसमें ऑप्शन सी है, जो मुंह से मुंह की विधि आमतौर पर
उपयोग की जाती है, लेकिन जब मुंह नहीं खुलता तो नाक की विधि प्राथमिकता है। ऑप्शन ए में शेफर विधि और ऑप्शन बी में नेल्सन की विधि पुराने मैनुअल तरीके हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब मुंह और नाक दोनों का उपयोग करना संभव ना हो। अगला सवाल है, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए फोम प्रकार, ऑप्शन बी कार्बन डाई ऑक्साइड प्रकार, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार, ऑप्शन डी सूखा पाउडर प्रकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म प्रकार। विद्युत उपकरण क्लास सी टाइप में आता है। फॉर्म प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फॉर्म में पानी की मात्रा होती है जो बिजली का सुचालक होता है, जिससे जानलेवा करंट लगने का खतरा पैदा होता है। क्यों नहीं क्यों नहीं किया जाना चाहिए? फॉर्म पानी करंट प्रभावित करती है। उपयुक्त क्या है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या सूखा पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर बिजली में कहीं किसी बोर्ड में आग लग जाती है या इलेक्ट्रिक कोई बाइक में आग लग जाती है, तब हम सूखा पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके उसे बुझा सकते हैं।